दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की जिंदगी पर आधारित है जिसकी एक छोटी सी जल्दबाजी की वजह से दो जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त कहानी है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि वो दो जिंदगियां आखिर किसकी थी और वो जल्दबाजी क्या थी। सारा फसाद मेरी अच्छी सूरत की वजह से था। सच कहा है किसी ने कि अच्छी सूरत भी क्या बुरी बला है। जिसने डाली बुरी ही नज़र डाली, तो मैं बुरी नज़र डालने वालों की आंखों में रेत झोंकने का हौसला भी रखती थी। बचपन गांव की गलियों में खेलते गुजरा, बड़ी हुई तो घर से निकलना दुश्वार हो गया। सीधे मुंह किसी से बात ना करती थी, इसलिए गांव में मशहूर हो गई। लड़के मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखने से डरते थे, जानते थे कोई ऐसी वैसी बात कही तो खींचकर जूता मारेगी। गांव में लड़के मुझे नीलम परी कहते। मेरी आंखें नीली रंग गुलाबी और बाल सुनहरे थे। बेशक ये सारे भंवरे मुझ कली के आसपास मंडराते जरूर थे, मगर मैं उन पर ध्यान न देते हुए अपना जीवन जी रही थी। अचानक मेरे गुरूर को शिकस्त देने वाला नौजवान मुझसे टकरा गया। नहर किनारे पानी भरते हुए आमना सामना हुआ। 2-4 जंगलों की मुलाकात के बाद न जाने क्या हुआ कि उसका प्यार मेरी जिंदगी पर ऐसे छा गया जैसे प्यासी धरती पर बादलों के पर छा जाते हैं। मम्मी पापा को मेरी शादी की फिक्र खाई जा रही थी और मैं थी कि किसी नौजवान को खातिर में ना लाती थी। कार्तिक ने मेरे लिए शादी का पैगाम भिजवाया तो मैं खुशी से खिल उठी। माँ बाबा की लाडली थी और वो मुझे हमेशा खुश देखने के लिए आरजूमंद थे। कार्तिक में कोई कमी न थी। रिश्ता स्वीकार कर लिया तो रिश्तेदारों की उम्मीदों पर ओस पड़ गई। सोच भी नहीं सकती थी कि पुराने रस्म और रिवाज के होते हुए इस समाज में मुझे मेरी पसंद का जीवन साथी मिल जाएगा। वाकई में मैं यहाँ पर इस सदी की सबसे खुश किस्मत लड़की थी। हालांकि मेरे चाचाओं ने बहुत शोर मचाया कि हमारी नीलम क्या लावारिस है जो बिना धूमधाम मुफ्त में लड़की का रिश्ता दे दिया, मगर बाबा ने किसी की ना सुनी। उनको अंदाजा था कि अगर मैं खुश रह सकती हूं तो सिर्फ कार्तिक के साथ। उन्होंने किसी किस्म की सौदेबाजी से काम नहीं लिया और कार्तिक को मेरी जिंदगी का मालिक बना दिया। हम दोनों की जिंदगी प्यार के फूलों से महक रही थी। हमारे संजोग पर हर कोई जलता था। मैं उस पर फिदा तो वो मुझ पर जान निसार करता था। हम दोनों के बीच इतना प्यार था कि एक दूसरे के बगैर खाना तक न खाते थे। जिंदगी की गाड़ी यूं ही चल रही थी। अचानक किसी दुश्मन ने कार्तिक पर झूठा केस बनाकर उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। हुआ ये कि हमारे गांव में किसी का कत्ल हो गया। कार्तिक का उसके साथ उठना बैठना था। हालांकि उसका कत्ल से कोई संबंध नहीं था, लेकिन जलने वालों ने कार्तिक को फंसाने के लिए एफआईआर में असल मुजरिमों के साथ साथ कार्तिक का भी नाम लिखवा दिया। मेरे पति को पुलिस वाले गिरफ्तार करके ले गए। मेरी दुनिया अंधेर हो गई। यूं हालात के सितम ने हम दोनों को जुदा कर दिया। कुछ दिन तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करूं। फिर अपने गहने लेकर दिलावर के पास गई। ये पैसे ले लो और मेरे पति को जेल से आज़ाद कराने के लिए कुछ करो। दिलावर मेरे बाबा के दोस्त का बेटा था और उसकी कार्तिक से भी दोस्ती थी। पुलिस इंस्पेक्टर था। उसने तसल्ली दी थी कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। जानता हूं कार्तिक बेगुनाह है। इस रकम से वकील करता हूं और तुम्हारी कार्तिक से मुलाकात भी कराता हूं। तुम बेफिक्र हो जाओ, अब सारा मामला मुझ पर छोड़ दो। बाबा ने भी दिलावर पर भरोसा कर लिया और हमने इस केस के सारे मामलात उसको सौंप दिए। वो केस की पैरवी में हमारी मदद करने लगा, मगर कार्तिक को सजा हो गई। उसको जरूरत की सारी चीजें पहुंचाने का जिम्मा दिलावर ने ले लिया और वो जेल में हमारी मुलाकात कार्तिक से कराने लगा था। मेरे लिए उसके सिवा कोई उम्मीद की किरण न रही थी। कचहरी के चक्कर मेरे बाबा बार बार ना लगा सकते थे क्योंकि बूढ़े हो चुके थे। मैंने दिलावर पर हर तरह यकीन कर लिया, यहाँ तक कि वो रोज मेरे घर आने लगा। मेरे सभी घरेलू काम करता और हर तरह से मेरी मदद करता था। मैं अपने घर में अकेली रहती थी। एक बूढ़ी सास थी जो बेटे के जेल जाने के बाद अपनी शादीशुदा बेटी के पास चली गई थी। मेरी भाभी बड़ी शातिर औरत थी। वो मायके में 2 दिन भी मेरा रहना बर्दाश्त नहीं करती थी।
ऐसे में दिलावर ने मेरे सर पर हाथ रखा तो कार्तिक की गैर मौजूदगी में मुझे लगा मैं लाचार नहीं हूं, कोई रक्षक है और मजबूत सहारा है। जिंदगी के ये दिन पल पल गिनकर कार्तिक की याद में काट रही थी, इस उम्मीद पर कि कभी तो सजा खत्म होगी और वो लौटकर घर आ जाएगा। फिर से खुशी के जमाने शुरू होंगे और मेरी जिंदगी के अंधेरे खत्म हो जाएंगे। कार्तिक भी मुझसे मिलने के इंतजार में मुझसे मिलने के लिए जेल की काल कोठरी में सजा के दिन पूरे कर रहा था। कार्तिक ही नहीं, मैं भी तन्हाई सहने पर मजबूर थी। ऐसे में किसी की बुरी निगाहों को कैसे ना महसूस करती। उन दिनों में बेहद परेशान हो रही थी। जब दिलावर आता तो वो मुझे बुरी नजरों से देखता, दहशत होने लगती। जी चाहता कि ये अभी इसी वक्त मेरे घर से चला जाए। मुंह से कहने की हिम्मत न थी कि अगर कह देती तो कार्तिक से जेल में मुलाकात कैसे करती। वही सारे मामलात देख रहा था और मेरी मुलाकात मेरे महबूब, मेरे पति से कराने में पुल की भूमिका निभा रहा था। एक भीगी शाम मेरी सास को बुखार था। वो अपने कमरे में बेसुध पड़ी थी। दरवाजे पर आहट हुई। मैं ये आहट पहचानती थी। ये दिलावर का दरवाजा बजाने का अंदाज था। जी चाह रहा था दरवाजा ना खोलूं, मगर दरवाजा खोलना भी एक मजबूरी थी। न जाने वो कार्तिक के बारे में कैसी खबर लाया था। जैसे ही दरवाजा खोला वो बेधड़क अंदर आ गया। कहने लगा, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूं नीलम परी, तुम्हारे पति की रिहाई के दिन करीब हैं। कुछ दिन में वो घर आ जाएगा। ये खबर ऐसी थी कि मैं खुशी में मदहोश हो गई। ध्यान ही नहीं रहा कि दिलावर की लाल भावुक आंखें क्या पैगाम दे रही हैं। उसने यकीनन कोई नशा कर रखा था। तभी कागज मुझे दिखाने के बहाने उसके गलत इरादे मेरे कांधों के किनारे से किसी तूफान की तरह टकराए। मैं घबराकर दूर हट गई और गुस्से से कहा, जानते हो कि मैं सिर्फ 2 क्लास पढ़ी हूं, फिर मुझे क्यों दिखा रहे हो? जो इसमें लिखा है पढ़कर सुना दो और मुझसे दूर रहो। लगता है तुमने नशा कर रखा है। उस पर मेरी डांट का कोई असर नहीं हुआ। मेरी तरफ 2 कदम और आगे बढ़ा तो मैंने उसे धक्का दे दिया। होश में आओ, तुम्हारे दोस्त की पत्नी हूं। अगर तुमने कोई गिरी हुई हरकत की तो सोचो, कल जब कार्तिक रिहा होकर घर आएगा तो तुम उसे क्या मुंह दिखाओगे? दिलावर आज अपने होशो हवाश में न था। वो 2 कदम और आगे बढ़ा और बोला, वो आएगा तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? उसके फरिश्तों को भी पता न चलेगा। इससे पहले कि कुछ और खुराफात दिलावर के मुंह से निकलती, मैं आपे से बाहर हो गई और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ खींच मारा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तेरी बहन जैसी हूं। चल निकल मेरे घर से। साथ ही मैंने अनाज कूटने वाला मूसल उठा लिया और उसके सर पर मारने को दौड़ी। मेरे ऐसे सख्त व्यवहार की शायद उसे उम्मीद न थी। वो डर गया और दरवाजे की तरफ भागा, ये कहते हुए, तुझे ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा नीलम परी, याद रखना। थप्पड़ खाने के बाद वो एक जख्मी सांप की तरह बल खाता हुआ मेरे घर से निकला था। मुझे उम्मीद न थी कि मैं जिसे सगे भाई की तरह समझती हूं वही मेरे भरोसे को तार तार कर देगा। उसको भी ये उम्मीद न थी कि मैं उसके सारे एहसान भुलाकर इस तरह उसकी बेइज्जती करूंगी। 15 दिन बाद कार्तिक रिहा होकर घर आ गया, लेकिन दिलावर ने जिस तरह मुझे दुख पहुंचाया था अभी तक उन्हीं सोचों में गुम थी। बहुत परेशान और टूटी हुई थी। कार्तिक को यह देखकर दुख हुआ कि उसके स्वागत के लिए मैं उसकी तरफ न बढ़ी, बल्कि बेजान मूरत की तरह चूल्हे के पास बैठी उसको हैरान निगाहों से तक रही थी। जेल से रिहा होने के बाद कार्तिक को मेरी सूरत इस तरह नजर आने लगी थी जैसे अंधेरों में कोई रोशनी चमकती है। वो बेकरार होकर घर की तरफ भागा था। जैसे ही दहलीज पार की तो देखा उसकी पत्नी चूल्हे के पास बैठी आटा गूंथ रही है। उसने आवाज दी, देखो इधर नीलम, मैं आ गया हूं। मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा, जैसे पहचान रही हो कि ये कौन है जो इस तरह बेधड़क आ गया। मैं दौड़कर उसकी तरफ नहीं भागी और न उसका स्वागत किया। वो जहां था कदम वहीं रुक गए। उसे लगा जैसे मैंने उसे पहचाना नहीं है। यह अचानक इतनी मुद्दत बाद देखकर यकीन नहीं कर रही है कि मैं रिहा होकर आ गया हूं। तभी कहने लगा, नीलम क्या हुआ है? क्या मुझे पहचान नहीं रही हो? मैं हूं तुम्हारा कार्तिक।
उसने अपनी दाढ़ी को कुछ इस तरह से छुआ जैसे कि शायद हुलिया बदल जाने से मैं पहली नजर में उसको कार्तिक नहीं समझ रही हूं। ये मुमकिन नहीं था कि मैं कार्तिक को ना पहचानती, मगर दुख तो यही था कि पहचान कर भी ना पहचान रही थी। खुशी के मौके पर चेहरे पर गम के साए लहरा रहे थे और आंखों में आंसू भर आए थे। वो तड़प कर बोला, किसने दुखी किया है तुझे? मेरी जान को कसम है, बता दे, मैं अभी उसकी गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। उसका ऐसा कहना था कि मैं वाकई दुख से भबक पड़ी। इतनी मुद्दत की जुदाई रही थी, एक एक लम्हे का दर्द याद आ गया था। कार्तिक ने आगे बढ़कर प्यार से गले लगा लिया। आहिस्ता से बोला, सच बता दे, किसने सताया है तुझे कि मुझसे मिलने पर भी तुझे खुशी नहीं हुई? अपना दुख तूने दिलावर से क्यों ना कहा? वो तेरा पूरा ख्याल रख रहा था। मैंने बोला था उसे कि नीलम परी की रक्षा की जिम्मेदारी तेरी है, वो मेरी अमानत है और तूने उसका अच्छी तरह ख्याल रखना है। रोज मेरी पत्नी की खबरगिरी को घर भी जाना है ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। हाँ, खूब ख्याल रखा उसने। 15 दिन पहले आया था मेरे सर से पल्लू खींचने। ये कहकर मैं रोने लगी। कार्तिक की सारी खुशी खाक में मिल गई। उसे मैंने अपने घर का पानी तक पीने की मोहलत न दी। जिन कदमों आया था उन्हीं कदमों दौड़ता हुआ घर से निकल गया। मैं कार्तिक को पुकारती रह गई। अब एहसास हुआ कि गुस्से में मैंने ये क्या कर दिया। उसे सांस तो लेने दिया होता, आते ही सब बताने की क्या जरूरत थी। शायद मेरा दिल गम से फट रहा था। कार्तिक को देखते ही ये दुख उसके दामन में डाल दिया, बगैर सोचे समझे कि इस पर क्या बीती होगी। मैं हाथ मलने लगी। काश कुछ न बताती, बताना ही था तो इतनी जल्दी न बताती, उसे आराम तो करने देती। कितने सालों बाद घर में कदम रखा था उसने। मुझे देखने की जो तड़प थी एक पल में दम तोड़ गई। कार्तिक खेतों की तरफ गया था। मैं उसके पीछे गई, निगाहें उसके कदमों के निशान तलाश कर रही थी। एक पेड़ के नीचे दिलावर चारपाई पर लेटा था और आंखें मूंदे आराम कर रहा था। उसे खबर न थी कि मौत सर पर पहुंच चुकी है। कार्तिक ने ललकारा, दिलावर नीच उठ। तू क्या समझा था मैं जेल नहीं गया, फांसी चढ़ गया हूं? बेशरम, भाई तो बहनों की इज्जत के रखवाले होते हैं, उनके सर के दुपट्टे की लाज रखते हैं, सर से दुपट्टा तो नहीं खींचते। और तूने जिंदा दोस्त की दोस्ती का दामन दागदार कर दिया। ऐसा कहते हुए कार्तिक ने चाकू निकाला और उसकी तरफ बढ़ा तो वो बोला, कार्तिक मेरे भाई रुक जा, हरगिज वार ना करना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उस दिन मैं नशे में जरूर था, मगर मेरी बहन के एक थप्पड़ ने मेरा नशा खत्म कर दिया था। तो क्या नीलम झूठ कहती है? क्या जरूरत है उसे इस तरह का झूठ बोलने का, वो भी अपनी इज्जत के बारे में दाग लगाने के लिए? अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि मैं वहां पहुंच गई। नीलम, क्या तूने इस पर झूठा इल्जाम लगाया है? अगर लगाया है तो मुझे वजह बताओ। मुझे इस बात की अभी और इसी वक्त वजह चाहिए। मैंने झूठा इल्जाम नहीं लगाया कार्तिक, इससे कसम ले ले। क्या इसने मेरी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया था और मैंने जवाब में इसके मुंह पर थप्पड़ नहीं मारा था? क्या अब भी ये बेकसूर है? बस इतना ही काफी था कार्तिक के लिए। मेरे ये बोल सुनकर उसके बाद कार्तिक में बिजली जैसी फुर्ती आ गई। मैं उसको न रोक सकी। उसने चाकू से इतने वार किए कि दिलावर बेजान होकर जमीन पर गिर गया। चाकू उसने अपनी एक करीबी दुकान से उठा लिया था और वो भी उसके पीछे से 4 आदमी लेकर आ गया, क्योंकि अकेला आने से वो भी डर रहा था। कार्तिक को मर्डर की सजा में फिर जेल हो गई। इस बार उम्र कैद की सजा मिली। एक बार फिर से उम्र कैद की सजा सलाखों के पीछे गुजार कर जब वो वापस आया तो मैं उसके इंतजार में बूढ़ी हो चुकी थी। वो भी बीमार होकर आया था। सिर्फ 2 महीने जिंदा रह सका। उसकी तो सजा खत्म हो गई, मगर मैं आज तक अपनी नादानी की सजा काट रही हूं। कोई औलाद नहीं है, फालिज की वजह से लाचार जिंदगी के दिन गिन रही हूं और मरने की तमन्ना में सिसक रही हूं। ईश्वर मुझ जैसी दर्दनाक जिंदगी किसी को न दे। काश मैं जुबान बंद रखती। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी बात मौका देखकर ही करनी चाहिए। जल्दबाजी में की गई बात बड़ा नुकसान करवा देती है, जैसे कि नीलम ने गलती की। दोस्तों,
आपको क्या लगता है, क्या वाकई नीलम की गलती थी या उसमें ज्यादा कसूर कार्तिक का था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।